नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कनाडा की और ट्रूडो की। अब आप पूछेंगे कि जब उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई उनकी चर्चा ही नहीं हो रही है, यहाँ तक कि अमेरिका भी नहीं पूछ रहा, ब्रिटेन भी नहीं पूछ रहा। कुछ दिन पहले ऋषि सुनक ने ज़रूर उनको एक फ़ोन कॉल किया था, लेकिन शायद उनको अकल देने के लिए कि क्यों पंगा ले रहे हो भारत से? अपना दिमाग ठीक रखो, सबसे रिश्ते ठीक रखो। पर जिस संदर्भ में मैं ये चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ, वो संदर्भ ये है कि गाज़ा पट्टी से जो इज़राइल पर अटैक हुआ और बहुत ही बर्बर तरीके से अ, आतंकवादियों ने हमास के वहाँ पर बच्चों को भी नहीं बख्शा, नौजवान स्त्रियों को भी नहीं बख्शा, बड़े बूढ़ों को भी नहीं बख्शा। क्रूरता के साथ, बर्बरता के साथ उनकी हत्याएँ की, उनके शरीर के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया। व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब के हस्ताक्षर हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री का नहीं है। क्या कनाडा के प्रधानमंत्री को अब इन सब ने अपने हाल पर छोड़ दिया है? क्या वो अलग-थलग पड़ गए हैं? क्योंकि जिस तरह का झूठ उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भारत के बारे में बोला, निज्जर की हत्या को लेकर के, और फाइव आइज़ की चर्चा करके बाद में कुछ साफ-सफाई देने की कोशिश की गई इनडायरेक्ट वे में, यानी जिसको कहते हैं अनऑफिशियली, एक जो माहौल बनाने की कोशिश की गई। और उसके बाद भारत का जो बदला हुआ रूप ट्रूडो के सामने था, जिसमें न केवल बदले में एक राजनयिक को निकाल बाहर किया था लात मार के, बल्कि बाद में 40-41 राजनयिकों को ये कह करके कि 10 अक्टूबर तक इनको यहाँ से उठवा लो, बाहर ले जाओ, नहीं तो इनका जो राजनयिक का दर्जा है वो हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद उनकी विदेश मंत्री का हालांकि बयान भी आया कि हम प्राइवेटली चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत अब कनाडा को भाव देने के लिए तैयार ही नहीं है। कनाडियन नागरिकों को वीज़ा देना भी भारत ने बंद कर दिया है। तो भारत की कुल मिलाकर के कनाडा को लेकर के क्या रणनीति है, इस पर भी चर्चा करेंगे और जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में पहली बार आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स के महारथी कहिए आप, आर्थिक मामलों के, इकोनॉमिक इश्यूज़ के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। इनफैक्ट बेसिकली वो अ, चीन में रहते हुए वहाँ की जो कंपनियां हैं उनको कंसल्टेंसी देते हैं। सुमित जैन साहब जुड़ रहे हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे आज इनवाइट करने के लिए। सुमित जी, ये बताइए कि वो इनको ट्रूडो को हुआ क्या है? ये पूंछ दबा करके क्यों बैठ गए हैं? डर गए क्या बहुत ज़्यादा? इधर बोल भी नहीं निकल रहा उनके हलक से और ऐसा लगता है कि पश्चिम के जितने देश हैं, उन्होंने भी उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। तो क्या परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं? ओमकार जी, मेरे को इसको 2 एंगल से देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं जो भारत ने जो ट्रूडो की हाल करी है, भी आप सोशल मीडिया देख लीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से हाल देख लीजिए, जो हमने उनके साथ किया है, उनको ये समझ नहीं आ रहा ये भारत है, जो हमारे सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं करता था, आज हमारे उन्होंने राजदूत तो छोड़िए, पूरी की पूरी पलटन ही खाली कर दी यहाँ से, कि बाहर निकलो, वरना वो हाल करेंगे जैसा हम किसी और के साथ करते हैं एज़ अ नॉर्मल सिटिज़न। ये ट्रूडो ने कभी सोचा नहीं था। एंड आप भी बहुत एक वरिष्ठ हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, आप एनालिसिस भी करते हैं। आपने देखा होगा कि डिप्लोमेसी के अंदर टिट फॉर टैट चलता है। हमने कभी वन साइडेड डिप्लोमेसी नहीं देखी है। अगर किसी कंट्री ने कोई हरकत करी है तो दूसरी कंट्री भी वैसे ही इक्वल एंड ऑपोजिट काम करती है। हमने उनके वीज़े बंद कर दिए। व्हाट आर वी टेलिंग देम? प्लीज़ मेक हमारे जो वीज़े हैं इसे भी आप बंद कर दीजिए।
लेकिन क्या ट्रूडो ने किया वो काम? नहीं किया है। ये आपने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं होगा कि एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री का वीज़ा बंद कर दे और वो दूसरा कंट्री उसका जवाब भी ना दे। इसको हम बोलते हैं उसको डिप हम उसको पप्पू ज़रूर मानते हैं, पर कम से कम इतनी बुद्धि उसमें है कि अगर मैंने पलट कर के ये काम कर दिया, तो भारत जो चाहता है वो हो जाएगा। वो हो जाएगा। और हमारा क्या है सर, 55-60,000 डॉलर्स करोड़ तो जाते हैं वहाँ पर हर एक साल। 60,000 करोड़ रुपीज़ हमारे लोग यहाँ बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वहाँ पर, देव खर्च करते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ किसके पास है? ये ट्रूडो फैमिली और जो इनके मंत्री हैं, उन्हीं की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अपने पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी नहीं मारी। पहली बात, पहली जीत तो हमारी ये थी। दूसरा, जो ये इन्होंने खालिस्तानियों को जैसे सपोर्ट किया है, देखिए आपको भी मानना पड़ेगा, बेशक कोई भी हो दुनिया में, वो टेररिज़्म को कोई सपोर्ट करेगा, उसकी सपोर्ट कोई भी करता नहीं है। हमने पाकिस्तान का हाल देखा है, पाकिस्तान टेररिज़्म को सपोर्ट करता है, दुनिया में भी वो अलग-थलग हो गए हैं। भारत ने भी उसमें बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है। कनाडा का भी वही हाल है, जैसे उन्होंने निज्जर एक टेररिस्ट को लीडर बोला कि सिख लीडर कहाँ से हो गया वो? ही वाज़ अ टेररिस्ट, ही वाज़ किल्ड, काम खत्म। तो जब आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हों कि भई हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, दुनिया सपोर्ट नहीं करेगी। और अब तो इनका जो टेररिज़्म से ज़्यादा प्यार है, वो आपने हमास वाले केस में भी देख लिया कि हमास के साथ खड़े हो गए, उनके फ़ेवर में इन्होंने प्रोसेशंस करे हैं पूरे कनाडा के अंदर। इज़राइल के साथ एक भी आपको प्रोसेशन नहीं दिखेगा कनाडा के अंदर। दैट मीन्स ये कंट्री बिल्कुल उसी लाइन्स पे चल रही है जैसे कि पाकिस्तान था। और ऐसे कंट्री को दुनिया में कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग विद हिम। लास्टली, जब आपने बोला कि भई एक नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली सबके साइन हैं, जिसको हम बोलते हैं कि G7 कंट्रीज़ के सबके ऑलमोस्ट साइन हैं, उसमें कनाडा के साइन नहीं हैं। पहली बात, या तो उनसे पूछा ही नहीं गया। ये टिड्डी, मैं इसको टिड्डी मल बोलता हूँ। ट्रूडो का तो ये हाल है कि ये टिड्डी होती है एक। टिड्डी मल। टिड्डी मल को किसी ने पूछा ही नहीं और हो सकता है पूछा हो, उसने साइन करने से ही इनकार कर दिया हो। क्योंकि नाउ ही हैज़ गॉन इंटो माइंड माइंड फ्रेम। जैसे हमारे भारत के अंदर कांग्रेस का है, भई इन्होंने हमास को सपोर्ट कर दिया। अब अगर भारत सपोज़िंग भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार होती और इन्होंने बोल दिया कि हम हमास को सपोर्ट करेंगे, कोई पूछता ही नहीं इनको। वही हाल ट्रूडो के साथ भी है। मेरी अपनी एनालिसिस कहती है कि ट्रूडो को किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम इसको ऊपर साइन करो, क्योंकि उन्हें मालूम था ये साइन नहीं करेगा। सो दैट इज़ व्हाई, जैसे आपने बोला ना ये कि वो ना इधर के ना उधर के रहे, कोई पूछता नहीं उनको, ट्रूडो का वही हाल हो गया है। सुमित जी, एस जयशंकर साहब अमेरिका की यात्रा पर थे। हुँ, 10 दिन वो वहाँ रहे। बहुत सारे कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया हुँ, और यूएन में भी जब उन्होंने संबोधित किया असेंबली को, तो इनडायरेक्ट वे में कनाडा की आरती उतारी ठीक तरीके से। उनका एक बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा था कि कनाडा में स्थितियां असामान्य हैं हुँ, और जो हमारा उच्चायोग या दूतावास है उस पर स्मोक बम तक फेंके जा रहे हैं। हमारे अफसर सुरक्षित नहीं हैं। और एस जयशंकर साहब अमेरिका से भारत में आए भी नहीं थे, उससे पहले ही भारत ने उनके 41 राजनयिकों को बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया कि हमारे अगर 20 हैं कनाडा में, तो आपके भी 20 से 21 यहाँ नहीं रहेंगे। कोई मतलब नहीं है इनका, इनको यहाँ से उठा करके बाहर फेंको, ले जाओ इनको उठा करके। क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत ने, अगर कोई नशा था ट्रूडो के दिमाग में, तो वो नशा पूरी तरीके से उतार दिया है? क्योंकि उनकी विदेश मंत्री कह रही थी कि हम प्राइवेटली चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं। अब कैसे इनकी निद्रा टूट गई? अब इनको अपनी औकात कैसे समझ में आ गई? ओमकार जी, मुझे लगता है नशा तो उनका, जब प्लेन में से कुछ नशे का सामान मिला था, जब पकड़ा गया, जो मुझे खबरें मिली है, उसी से नशा उतर गया होगा। तो नशा तो चलो उतर रहा ही था, ये सवाल बचा ही नहीं पीछे। और जैसे ही वो बिना नशे के वापस पहुँचा है और उसने भी स्टेटमेंट दे दी वहाँ पर कि ये उग्रवादियों के खिलाफ। आप देखिए जयशंकर जी की जो स्टेटमेंट है, सिर्फ़ यहीं तक खत्म नहीं हुई कि भई आपके हमारे यहाँ पर 20 लोग हैं तो आपके भी यहाँ 20 रहने चाहिए। उन्होंने साथ में वेस्टर्न वर्ल्ड को भी घेर लिया कि जो कुछ हमारी एम्बेसीज़ के साथ हो रहा है, अगर आपकी एम्बेसी के साथ ऐसा होता, क्या आप चुप रहते?
क्या आपका रिस्पॉन्स वही होता जो आज भारत के साथ हो रहा है, आपका रिस्पॉन्स है? उसके बाद ही आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो सारे के सारे उन्होंने कनाडा को भी अलग-थलग कर दिया। अब तो ये हाल है कि जिस कंट्री में वो फ़ोन करता है, सपोर्ट लेने के लिए, बेशक वो मिडल ईस्ट हो, किसी भी कोई भी हो, वो फ़ोन उठाना ही उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन एज़ फार एज़ ट्रूडो इज़ कंसर्न्ड वो एक ऐसी बंद गली में उसने अपने आप को फँसा लिया, जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी। उसको ये नशा था कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं। ये हिंदुस्तान हमारे सामने क्या खड़ा हो सकता है? और उसे शायद मोदी जी का पता नहीं था कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं कि भई टिट फॉर टैट करेंगे, उनके राजदूत को भी वैसे ही निकाल देंगे जैसे हमारे वाले को निकाला है। ही वाज़ थिंकिंग कि मुझे तो सिर्फ़ देखिए उसका पर्पस एक ही था, उसको सिख कम्युनिटी की वोट चाहिए थी। और तो कोई पर्पस था नहीं। उसको हिंदुस्तान का नाम नहीं खराब करना था, उसको मोदी जी का नाम नहीं खराब करना था, कोई पर्पस नहीं था। इट वाज़ ओनली अ पॉलिटिकल मोटिव। लेकिन उस दाँव-पेच में वो इतना आगे निकल गया और मोदी जी का भी रिस्पॉन्स इतना क्विक था कि उसे सँभलने का मौका दिया ही नहीं। हमने एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा वार करते गए। वो पिछले वार से अभी सँभला नहीं था, हमने नया एक और कर दिया। हम प्रूफ माँगते रहे, प्रूफ उनके पास है नहीं। उसके बाद हमने राजदूत निकाला, टीम को निकाल दिया, उसके बाद उनको एक्सपोज़ कर दिया। यहाँ तक कि एफएटीएफ के अंदर भी हम ज गए हुए हैं कि इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, जैसे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में किया हुआ है। तो ये ऐसे घाव हैं जो हमने इनको दे दिए, इसके बाद ही इसको अकल आई है कि हम छुप कर प्राइवेटली आपसे बात करने को तैयार हैं। भई आपका अगर इतनी हनक है आपके अंदर, आप खुल के बात कीजिए ना। भारत जो कर रहा है, खुल के कर रहा है, बोल के कर रहा है, दुनिया के सामने ओपनली कर रहा है। आप भी कीजिए। आपको छुपकर प्राइवेटली बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिर्फ़ इसलिए कि नाक बचानी है, ताकि ये ना हो कि सिख कम्युनिटी तो मेरे साथ आ जाए, लेकिन कैनेडियंस मेरे अगेंस्ट हो जाए। स इनको ये भी तो है कि भई इस अगर ऐसे कोई काम होगा, तो कैनेडियंस हमारे अगेंस्ट हो जाएँगे। तो ये नाक बचाने का तरीका है, लेकिन मोदी है ये। ये मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पर जो दूसरा आदमी बोलता है उसी भाषा में हम ढल जाते हैं और वैसे ही बात करनी शुरू करते हैं। मोदी जी हैं, प्राइवेटली बात करेंगे ही नहीं। उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, जो भाषा उन्हें समझ आती है। और ट्रूडो माल को ये समझ आ चुकी है कि मेरी अब दाल गलने वाली नहीं है, ही हैज़ टू कम डाउन। आइदर तो माफ़ी माँगनी पड़ेगी, जो वो नहीं माँगेगा और ये ऐसी हरकतें होती रहेंगी। ना वो बात करने को तैयार है, भारत तो करेगा ही नहीं। सो ये लटकता रहेगा मामला, इसका कोई भी हल नहीं है। और सुमित जी, ये भी अब तो कहा जाने लगा है कि ना ये आदमी देश को सँभाल पा रहा है, ना हुँ। विदेश नीति को सँभाल पा रहा है और खालिस्तानियों के प्रेम में इसने कनाडा की अर्थव्यवस्था का भी सत्यानाश करके रख दिया है। कनाडा का जो स्टॉक्स है, टीएसएक्स, उसका जो इंडेक्स है वो निचले स्तर पर पहुँच गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, उसमें भी ज़बरदस्त गिरावट देखी जा रही है। ओमकार जी, जब आपके पास एक करप्ट प्रधानमंत्री हो, ये इसको लीडर बोलते हैं, बेशक वो प्रेज़िडेंट हो, प्रधानमंत्री हो, तो आपके कंट्री का यही हाल होता है। हमने भारत के अंदर इसका एग्ज़ाम्पल ट्रूडो मल का जो एग्ज़ाम्पल है, हमने कांग्रेस के टाइम पर देखा है। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक पटड़ी पे थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार चलाई। उसके बाद जब कांग्रेस को गवर्नमेंट मिली, एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनको दी गई। लेकिन राहुल गांधी ने शेमलेसली चाइना में जाकर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, छुप कर। और उसके बाद हमारी सारी की सारी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, सारी एमएसएमई जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री होती है उसको बर्बाद किया, बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद किया, एक डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद। वही हाल ट्रूडो का भी है। जैसे यहाँ पर गांधी फैमिली है, वैसे ही ट्रूडो फैमिली है, करप्ट। दे आर नॉट नेशनलिस्ट, इनको सिर्फ अपने अपनी जेब से प्यार है, इनको देश से प्यार नहीं है। और ट्रूडो के आने के बाद इनकी कंट्री कहाँ एक डेवलप्ड कंट्री और कहाँ आज एक तरह से जैसे हम लोग फ्रेजाइल 5 में थे, ये भी उसी फ्रेजाइल लेवल पर हैं। मैन्युफैक्चरिंग इनके पास नहीं है, सर्विस सेक्टर इनके पास नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इवन कि हाउसिंग तक नहीं है। होमलेसनेस का इतना बुरा हाल है कि सड़कों पे लोग सो रहे हैं, घर नहीं है लोगों के पास रहने के लिए 30 और इसको लाख 30 लाख बेघर हैं इस समय वहाँ पे। बेघर। मुझे 30 लगता है अगर लाख। हम परसेंटेज की बात करें, उनकी पॉपुलेशन वर्सेस होमलेस, तो शायद उनकी होमलेस भारत से ज़्यादा हो गया आज की डेट पे। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं वर्सेस पॉपुलेशन और उनके पास इतनी भी पैसे नहीं हैं कि वो होमलेस को मकान बनाकर दे सकें। भई ऐसी सिचुएशन में उसको भी मालूम है कि मैं वापस नहीं आ सकता।
और हमारी जो सिख कम्युनिटी है वहाँ पर, या इंडियन डायस्पोरा है, वो इतना बड़ा है और स्ट्रॉन्ग है कि इसे उनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी और अभी जो गवर्नमेंट है, वो भी उन्हीं की सपोर्ट से आई है। इसीलिए इसने ये पंगा लिया था विदाउट नोइंग कि इसके रेपरकशंस कहाँ तक जाएँगे। आपने बोला कि पप्पू है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का पप्पू नहीं है, लेकिन पप्पू तो है ना। लेकिन उसने वही पप्पूपन किया है और उसी उसी बंद गली में उसने अपने आप को फँसा लिया, जिसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा वो। और ये चलता रहेगा। ये जो फैमिली है, इसको सिर्फ़ पैसों से मतलब है और इसको नशा भी है एक, कि पैसे के बेस पर हम इलेक्शन भी जीत सकते हैं, हम वापस भी आ सकते हैं, दुनिया में हम दादागिरी भी दिखा सकते हैं और उसका सैंपल हम भारत में देखते हैं। जो कुछ आज भारत में हो रहा है, सेम चीज़ ट्रूडो मल वहाँ पे कर रहा है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस। ये इट इज़ जस्ट अ करप्ट फैमिली, दैट्स ऑल इट इज़। और सुमित जी, वहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक तो श्री वेंकटेश्वर महाविष्णु मंदिर, एक माता भागेश्वरी दुर्गा मंदिर। इन दोनों की दीवारों पर बहुत आपत्तिजनक नारे लिखे गए थे। वहाँ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी हुई थी मंदिरों की मूर्तियों के साथ में। ये भारत के प्रेशर का ही नतीजा है कि कम से कम एक व्यक्ति को अब कनाडा की पुलिस ने हिरासत में लिया है, वरना ये तो कोई कार्रवाई करते ही नहीं थे। ओमकार जी, जो भारत आज की डेट में है, ये भारत वो नहीं है पुराने वाला, कि जहाँ पर कुछ भी हो जाए। हमने तो 2008 का जो मुंबई के ऊपर हमला हुआ, हमने तो उसका जवाब नहीं दिया। ये भारत वो नहीं है, अब तो घुस के मारते हैं हम लोग। जो कुछ वहाँ पर खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, वो दुनिया में कहीं भी हों, उनके साथ जैसा काम हो रहा है, ये कभी आप कभी सोच सकते थे कि भारत की सरकार हो और ऐसा कुछ हो जाए? हमने कभी शायद सपनों में भी सोचा नहीं था कि भारत की सरकार कभी कोई जवाब दे सकती है। अब ये प्रेशर है नॉट ओनली फ्रॉम भारत। भारत के रिलेशन आज की डेट में शायद अगर 200 कंट्रीज़ हैं, तो 195-196 कंट्रीज़ सपोर्ट भारत राइट नाउ। तो वो प्रेशर भी है जो मोदी जी के पीछे है कि भई इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। उसी लिए ये किया गया है। वरना कनाडा कभी भी हल्की-सी उँगली भी उठा ले अपनी कोई काम करने के लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ भारत, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर आल्सो। और हमने तो ओपनली बोल दिया उनको। भई अजीत डोभाल जी ने अमेरिका को बोल दिया कि आप पन्नू को और उनके साथियों को आप कुछ भी आप काम नहीं कर रहे उनके साथ ओनली बिकॉज़ दे आर योर एसेट्स। जब ऐसी स्टेटमेंट आप एक अमेरिका जैसी कंट्री को उसके मुँह पे बोल सकते हैं, तो कनाडा क्या चीज़ है? तो ये एक इंटरनेशनल प्रेशर है जहाँ पर उन्हें कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़नी थी, वरना आपने देखा कि बलूचिस्तान के भी जो लीडर्स थे उनको मारा गया। आज तक कनाडा ने क्या किया उसके लिए? कुछ भी नहीं। उन्होंने हाथ भी उठाया नहीं उसके लिए। सो ये एक भारत की जीत है डिप्लोमैटिकली and you know mobilizing support from all over the world also, जिसके कारण ये काम हुआ है और ये काम होता रहेगा। अब आप देखेंगे कि और भी जो लोग हैं, इवन जो खालिस्तानी के लोग हैं, ये भी एक-एक करके ये भी पकड़े जाएँगे, नहीं पकड़े जाएँगे तो कोई ना कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आएगा और उनका काम वैसे ही होगा जैसे पहले किया गया था। और ये जो अमेरिका को पिछले दिनों भारत ने सुनाया है, क्योंकि इनका जो पाकिस्तान में राजदूत है डोनाल्ड ब्लूम, वो पीओके में टहलने के लिए चला गया था। वो 6 दिन का दौरा बना कर के वहाँ गिलगिट में, बाल्टिस्तान में कोई सीक्रेट दौरा कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था। उसके बाद भारत ने अमेरिका को चेताया कि हमारी जो संप्रभुता है, उसका सम्मान करना सीखिए, हमारी जो एकता अखंडता है, उसका ध्यान रखिए और इस तरह की हरकतें मत करिए। ये भी मेरे विचार से पहली बार हुआ हो कि भारत जैसे देश ने अमेरिका को हड़का दिया हो एक तरीके से। ओमकार जी, देखिए कोई रीज़न है कि हम मोदी जी को इतना प्यार भी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। प्यार या रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट है अंदर से कि भई ये अपने देश के लिए खड़े हैं। ये परवाह नहीं करते कि सामने वाला कौन है, कितना शक्तिशाली है, कितना बड़ा है। ये भारत है, ना झुक के बात करता है, ना आँख उठा के बात करता है, ये आँखों में आँखें डालकर बात करता है। यही चीज़ है जो आज भारत के लिए हम जैसे लोग जो भारत से बाहर रहते हैं, वी फील सो प्राउड कि यार हमारे पास एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई है जो हमारे देश के लिए बात करती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप भारत में रहते हैं, जो भारत के बाहर हमारे जैसे लोग हैं, हमारा सीना भी 56 इंच से बड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं ये चीज़ें होती हुई कि भारत अपनी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बेशक वो चाइना के साथ हो, बेशक पाकिस्तान के साथ हो, बेशक वो अमेरिका के साथ हो। तो जो हमने उनको बोला है कि भई हमें मालूम है कि आप क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो।
उन्होंने वहाँ पे टहलने गए हैं। भई आप सोच के देखिए, उनका राजदूत आता है, वो टहलने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए एक दुनिया की सबसे ज़्यादा जिसको मिलिटराइज़्ड एरिया है, वहाँ पर वो घूमने जाता है, टहलने के लिए जाता है। भई इतना टहलने का शौक है, आप ज़रा पैलेस्टाइन जाके आ जाइए आजकल। वहाँ पे भी देख लीजिए जाकर टहल कर कि वहाँ पे क्या कितना अच्छा मौसम चल रहा है, वहाँ पर इज़राइल वाले कितना अच्छी तरह से उनको फ्लैट कर रहे हैं। जाइए वहाँ या पर, जिसको गाज़ा में। या जिन 2 देशों को बर्बाद कर दिया, इराक को और अफ़गानिस्तान को, वहाँ घूम हाँ, आओ ज़रा। वहाँ थोड़ा देख लीजिए वहाँ पे आपने क्या कुछ वहाँ पे गुल खिलाए हैं इतने सालों में, नहीं जाएँगे। रीज़न क्या है, भारत की तरक्की आज की डेट में, ये भी एक तरीका है हम अमेरिका का, ये हमेशा 2 लोगों को लड़ा के रखता है। उन्होंने भारत को तो प्रेज़िडेंट उनका जो है वो भारत की सपोर्ट दिखती है करते हुए कि भई वी आर विद भारत। लेकिन राजदूत जो है, जो भारत के अंदर बिठाया है, वो भी लेफ्ट विंग वाला आदमी बिठा दिया, जो कि मुसलमानों की, बाकी कंट्री लोगों की कम्युनिटी की बात करेगा, हिंदुओं की बात नहीं करता और यहाँ पर भी डिविजन्स की बात करता है। उधर पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने ऐसा राजदूत भेजा है कि तुम टहलने चले जाओ गिलगिट में, पीओके के अंदर। इतना ही शौक था थोड़ा-सा केपीके में भी जाए थे, नहीं जाएँगे। उनको सिर्फ़ तंग करना है, मैटर्स को अलाइव रखना है और आपने देखा कि जैसे ही वो वहाँ पे गया है, पाकिस्तान के अंदर भगड़े पड़ने शुरू हो गए कि देखिए जी अमेरिका हमारे पाले में आ गया। दिस इज़ अमेरिकन टैक्टिक्स कि 2 लोगों को हमेशा लड़ा के रखो, इनके मुद्दों को खत्म होने ही नहीं दो और कोई इश्यू ही नहीं है। टहलने का तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर टहलने का होता तो जैसे आपने बोला अभी कि इराक में चले जाते। अफ़गानिस्तान में चले जाते, अभी गाज़ा में जाके आइए, टहल के आइए वहाँ पर, नहीं जाएँगे। जहाँ पर इनके अपने नागरिक, वो गाज़ा वाले हमास के जानवर लोग, वो बंदी बनाकर लेकर चले गए हैं, तो वहाँ चले जाओ ना उनको छुड़ाने के लिए, नहीं जाएँगे। इनको मुद्दे अलाइव रखने हैं, लेकिन जो आंसर भारत ने दिया है, ये भी एक सैल्यूट है मोदी जी को कि आपने यू हैव स्पोकन स्पेड एज़ अ स्पेड कि भई आपने गलत काम किया है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, बाय डूइंग दिस यू आर गिविंग अ लेजिटिमेट वॉइस टू दोज़ पीपल ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पहली बार हुआ है और ये अब होता रहेगा। दे विल वो भी ऐसी हरकतें दोबारा से नहीं करेंगे। और ये जो पन्नू का बयान आया है वो गर्दन टेढ़ी करके कह रहा है कि जैसे हमास ने अभी इज़राइल पर अटैक किया है, हम लोग भी पंजाब में उसी तरह का कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ये पद्दू किस्म का आदमी भारत क्यों नहीं आता? ये कनाडा में बैठ कर के, अमेरिका में बैठ कर के इस तरह की बातें क्यों करता रहता है? और पिछले दिनों सुमित जी, गृह मंत्री अमित शाह ने सभी जो हमारी एजेंसियां हैं, एनआईए है, आपकी आईबी है, रॉ है, राज्यों के जो एटीएस हैं यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वगैरह, उन सब के चीफ की एक बैठक करने को कहा और उसमें एक सूची भी इन्होंने जारी की है 19 लोगों की। इसमें परमजीत पम्मा से लेकर के और हिम्मत सिंह, लंबी चौड़ी सूची है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, उसमें टाइम लग जाएगा। इन खालिस्तानी आतंकवादियों की एक सूची कनाडा को भी भेज दी, ब्रिटेन को भी और अमेरिका को भी, कि ये हमारे यहाँ वांछित हैं, इनको हमारे सुपुर्द करिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी फैसला किया है, 2 दिन तक ये मीटिंग चली दिल्ली में, कि पंजाब से ये जो अलगाववाद है और खालिस्तानी आतंकवाद है, इसको अब हमें खत्म करना है। तो ये पन्नू जैसों के दिन भी लदने वाले हैं क्या? तो आपको लगता है कि पन्नू जैसों के भी दिन अब लदने वाले हैं, बहुत देर बची नहीं है? ओमकार जी, आपने नोट किया होगा एक चीज़, भारत अब जो बात करता है, छुप के बात नहीं करता, कुछ साजिश की बात नहीं करता। अब खुल के बात करते हैं, हमने तो 40 लोगों की लिस्ट तक हमने दे दी है कनाडा को भी और दुनिया को भी, कि अब इन 40 लोगों का भी नंबर आने वाला है। आपने एक चीज़ नोट करा होगा कि जब हमारे यहाँ पर त्योहार होते थे, कांग्रेस के टाइम पर, जब ये हिंदुओं के त्योहार होते थे, एक एडवाइज़री आती थी कि भई और टीवी के ऊपर इवन ऐड भी आती थी, कहीं भी आपको कोई बैग दिखे, कोई कुछ दिखे तो आप ट्रांजिस्टर ना क्या होता है वो ट्रांजिस्टर होता है क्या? है ना? ऐसे कुछ चीज़ दिखे ट्रांजिस्टर हाँ, ट्रांजिस्टर बम। बॉम्ब, तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए ये बॉम्ब हो सकता है। ऐसी एडवाइज़री हमने देखी है 15 हाँ, 10-15 हाँ। साल। लेकिन आज एडवाइज़री क्या आती है? एडवाइज़री ट्रूडो मल दे रहा है दुनिया को कि भई सारे जितने उग्रवादी हैं, जितने खालिस्तानी हैं, आप घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा-सा ध्यान से इधर-उधर देख के कहीं से भी गोली आ सकती है। आप देखिए टेबल्स को कैसे टर्न कर दिया मोदी जी ने।
ये एडवाइजरी आजकल टेररिस्ट की आती है और हम खुलेआम लिस्ट दिखाते हैं लोगों दुनिया को कि ये लिस्ट है, ये अब निपटने वाले हैं। उस लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर नाम है पन्नू का। पन्नू को भी मालूम है, इसके गिने-चुने दिन हैं, ये नहीं बचेगा और हमने सीआई को बोल दिया कि भई स्टॉप सपोर्टिंग दीज़ पीपल। आज आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कल को यही लोग आपके लिए नासूर बन जाएँगे, जैसे कि ओसामा बिन लादेन भी आप ही का एसेट था, बाद में वो आपके गले पड़ गया, ऐसे ही ये लोग भी पड़ने वाले हैं। पन्नू ऑल्सो नोज़ और ये जो ये फड़फड़ा रहा है, रोज़ एक एडवाइज़री दे देगा कि मैं तो ये वर्ल्ड कप नहीं होने दूँगा, ये वर्ल्ड कप ये टेरर वर्ल्ड कप ऑफ टेरर होगा। ये क्या है? ये उसी की बौखलाहट है जो अब दिखती है आपको, उसके सामने उसकी शक्ल से। आपने बोला ना टेढ़ी गर्दन करके बोलता है वो, उसको भी मालूम है सीधी करूँगा कहीं से गोली आ जाएगी, इसलिए टेढ़ी रखता है बचने के लिए। तो ये बचने वाला नहीं है, उसे भी मालूम है, हमें भी मालूम है और इतना विश्वास तो शायद ओंकार जी आपको मुझे हो ही गया है और देश के वासियों को भी हो गया है, कि अगर हमने लिस्ट जारी करी है, वो बेशक आदमी पाकिस्तान क्यों ना बैठा हो, वो कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो, कहीं भी हो, वो जाएगा ही जाएगा बहत्तर के पास और इसका टाइम अब आने वाला है। ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव बिफोर 24 इलेक्शंस। आपको भी मालूम है कि 24 के इलेक्शंस जो है उसमें क्या कुछ होने वाला है। आज तो बड़ी एक शुभ सूचना ये भी आई कि पाकिस्तान में जो पठानकोट एयरबेस का एक साजिश करता था उसको भी ठोक दिया गया, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये क्यों टपकते जा रहे हैं कनाडा में, ब्रिटेन में, पाकिस्तान में, पंजवड़ से लेकर के ये लतीफ़ सब जो हैं निपट रहे हैं। उधर ये भी सूचना मिल रही है हाफ़िज़ सईद का बेटा पेशावर से किडनैप कर लिया गया। हालाँकि बाद में सूचना आई कि नहीं, वो तो आईएसआई ने कहीं सुरक्षित जगह पे रख छोड़ा है, क्योंकि नंबर लगा हुआ है, हत्याएँ हो रही हैं। ओंकार जी, हमारे सनातन में एक चीज़ बोली गई है कि जब भी अति होगी, मैं खुद आऊँगा। तो बस यही है, समझ लीजिए कि ऊपर वाला आया है और वो जितने भारत के दुश्मन हैं, उनको आप एक-एक करके निपटा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भारत का हाथ है। ये तो ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा है बिकॉज़ उसे भी मालूम है कि ये धरती, ये सनातन की धरती है, सनातनियों की धरती है, ये देवी-देवताओं की धरती है और इसके खिलाफ जो भी कोई साजिश करेगा, उसे निपटाया ही जाएगा। और आज शायद ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा है, वो किस रूप में कर रहा है ऊपर वाले को मालूम है, लेकिन ये निपट रहे हैं और ये निपटते जाएँगे। और आप देखिए कहीं भी आप ये डिवाइन पावर देखिए एक ओंकार जी, कहीं भी आइडेंटिफ़ाई ही नहीं हो पा रहा कि कर कौन रहा है। इसको आप डिवाइन पावर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं तो कोई वीडियो में कोई आदमी दिखता, कोई हरकत होती दिखती, एक भी आदमी कैप्चर नहीं हुआ है वीडियोज़ के अंदर कि ये हरकत किसने करी है। यही डिवाइन पावर होती है और शायद सनातनियों को शायद अब समझना चाहिए कि जब ऊपर वाला आपकी मदद करने आया है, आप तो जुड़ जाओ। आप तो अपने देश की तरक्की के लिए जुड़ जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। जो कुछ ये ऑपोज़िशन वाले कर रहे हैं, जब ऊपर वाला आपके साथ है, आपको एक प्रधानमंत्री दे दिया जो आपके भारत के बारे में सोचता है, सनातन के बारे में सोचता है, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचता है, एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात करता है। अब तो सनातनी को जुड़ जाना चाहिए, अब तो विश्वास होना चाहिए उनको कि ये हमारा वक़्त है। और पिछले दिनों तो बड़ी मज़ेदार खबर आई कि साहब अमेरिका की टॉप खुफिया एजेंसी ने कुछ सिख आतंकवादियों को चेताया कि ज़रा सोच समझ करके आप लोग अपने घर से निकला करो और किसी को लोकेशन मत बताया करो, टाइम ठीक नहीं है। तो मैंने पहले बोला आपको कि उग्रवादियों को एडवाइज़री जारी हो रही है, उसी की बात कर रहा था मैं आपको कि आजकल उग्रवादियों को एडवाइज़री होती है कि घर से बच के निकलना, कहीं से भी गोली आ सकती है, फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज़। तो यही एडवाइज़री की मैं बात कर रहा था कि जो मैंने पहले बोला आपको कि अमेरिका भी बोल रहा है बिकॉज़ ये कहीं न कहीं एसेट्स भी हैं और ये एसेट्स क्रिएट क्यों किए जाते हैं? ये भारत के लोगों को समझ नहीं आता कि जैसे-जैसे भारत राइज़ कर रहा है, जैसे न्यूज़ क्लिक का हमने एक न्यूज़ सुना है कि भई फॉरेन से फंडिंग आ रहा है भारत के खिलाफ लिखने के लिए, भारत के खिलाफ बोलने के लिए। वो क्यों है? ऐसा डर क्यों है? ये 10 साल पहले ऐसा डर क्यों नहीं था? क्योंकि भारत राइज़ ही नहीं कर रहा था, वी वर फ्रेजाइल 5। हम किसी के लिए थ्रेट नहीं थे। आज हम एक थ्रेट बनते जा रहे हैं, वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर और इनको ये लगता है कि भई जैसे चाइना आज किसी की दादागिरी सहन ही नहीं करता, कल को शायद भारत भी उसी कैटेगरी में ना आए। इन्हें तंग रखो, इन्हें कोई ना कोई पंगे में फँसा के रखो ताकि ये उस स्पीड से तरक्की ना कर पाएँ और कोई रीज़न नहीं है। आप सोच के देखिए,
उग्रवादी उग्रवादी है, बेशक वो सिख है, बेशक वो हिंदू है, बेशक वो मुसलमान है, उसका कोई धर्म ही नहीं होता। उग्रवादी का साथ वही हाल होना चाहिए जो बाकी उग्रवादियों के साथ अमेरिका खुद करता गया है, बेशक वो अफ़गानिस्तान हो या कहीं भी हो। आज अगर कोई हमें ललकार रहा है, वो हमारे स्टेट को डिवाइड करने की बात करता है, हमारे पास भी पूरा हक है, उसके साथ वही हाल करने के लिए जो अमेरिका को हक है कि वो पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को रात को बेचारा सो रहा था 10-15 लड़कियों के साथ, उसको जाके मार दिया। तो अगर उनको ये हक है, तो हमें भी वो हक है कि हम अपने देश के खिलाफ करने जो भी कार्रवाई करता है, उसको हम मारें, उसका टपका के आएँ। तो बाकी ठीक है, ये एक डिवाइन पावर है जो हमारी मदद कर रही है आज की डेट में। वो अपनी एडवाइज़रीज़ जारी करते रहें, कुछ नहीं होने वाला। उनको प्रोटेक्शन देते रहें, तो भी कुछ नहीं होने वाला। ये डिवाइन पावर अपना काम करती जाएगी सर। सुमित जैन साहब, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कई विषयों पर आपने बहुत बेबाक राय रखी है और जिसके लिए आप जाने भी जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओंकार जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।